नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया पर। आपके साथ मैं हूं आंचल कादियान। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। 9वीं बार शपथ लेंगे नीतीश कुमार। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा होंगे समारोह में शामिल। विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी होंगे डिप्टी सीएम। शाम 5:30 बजे बुलाई गई कैबिनेट की बैठक। कैबिनेट बैठक में लिए जा सकते हैं बड़े महत्वपूर्ण फैसले। नई सरकार के कार्यशैली पर भी हो सकती है चर्चा। तो ये बड़ी अपडेट इस वक्त आपको बता रही है। 5:30 बजे का वक्त बताया जा रहा है। शाम 5:30 बजे कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है। कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण अहम फैसले लिए जा सकते हैं। नई सरकार की कार्यशैली पर भी चर्चा हो सकती है कैबिनेट बैठक में। 9वीं बार शपथ लेंगे नीतीश कुमार। तो कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं। नई सरकार की कार्यशैली पर भी कैबिनेट बैठक में चर्चा हो सकती है। 9वीं बार शपथ लेंगे नीतीश कुमार और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी समारोह में शामिल होंगे। दिल्ली से पटना के लिए अब से कुछ ही देर पहले रवाना हो चुके हैं जेपी नड्डा। और आपको बता दें कि जेपी नड्डा पहले शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी जेपी नड्डा की तरफ से की जाएगी। और इस बीच बड़ी अपडेट ये कि कैबिनेट की बैठक भी बुलाई गई है। कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं। तो साथ ही जो नई सरकार बिहार में बनने जा रही है उसकी कार्यशैली पर भी बैठक में चर्चा। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी राजीव मोहन हमारे साथ जुड़ चुके हैं पटना से। राजीव, फिलहाल बिहार में किस तरीके की हलचल और बड़ी अपडेट, कैबिनेट बैठक बुलाई गई है, बैठक को लेकर क्या कुछ पूरी जानकारी? देखिए, सबसे पहले तो यहाँ राजभवन के पास हलचल है इसलिए क्योंकि यहाँ पे शपथ ग्रहण समारोह होना है। उसको लेकर तमाम सुरक्षा कर्मियों को लगाया गया है और जो जदयू और भाजपा के जो विधायक हैं वो लगातार यहाँ पहुँच रहे हैं और राजभवन की ओर उन्हें वो अंदर दाखिल हो रहे हैं। और तकरीबन 5 बजे शपथ ग्रहण समारोह है तो उसमें शामिल होना है और शपथ ग्रहण समारोह होने के बाद कैबिनेट की बैठक होना है। और सब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी आयोजन किया जाएगा। तो अभी जो हलचल है वो बिल्कुल लगातार जारी है और सरकार बनाने को लेकर के जिस तरह से हेलो हेलो बिल्कुल राजीव, आप अपनी बात कंटिन्यू कीजिए। हाँ, तो सरकार बनाने को लेकर जिस तरह से 2-3 दिनों से जिस तरह से ये बातें चल रही थी कि क्या बिहार में नई सरकार बनेगी और नीतीश कुमार की पोजीशन क्या होगी, उसमें भाजपा का क्या किस तरह समर्थन देगा, क्या शर्त होगा, ये तमाम बातों को लेकर 2-3 दिनों से जो कयास लग रहे थे वो कह सकते हैं कि अब सतह पे आ गया और अब सरकार सामने है। बिहार में नई सरकार होगी। नीतीश कुमार एक बार फिर मुख्यमंत्री हो रहे हैं, 9वीं बार शपथ ले रहे हैं। तो लेकिन अब इस बार जो है ये कह सकते हैं कि अपडेट। हेलो, आवाज आ रही है? तो देखिए राजीव, बैठक होने जा रही है, बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं। नई सरकार की कार्यशैली पर भी चर्चा संभव। लेकिन जिस तरीके से बिहार की सियासत में ये बड़ा उलटफेर हुआ, इस उलटफेर के बाद कई सवाल यहां पर खड़े हो जाते हैं। सूत्रों के हवाले से तो ये भी जानकारी मिल पा रही है कि नीतीश कुमार चाहते थे कि डिप्टी सीएम सुशील मोदी बने। मेरी आवाज जा पा रही है क्या? हेलो। हाँ बिल्कुल राजीव, आपकी आवाज मिल रही है। देखिए, बिल्कुल ये पहले से नीतीश कुमार के पसंद रहे हैं सुशील मोदी और वो चाहते थे, ऐसी जानकारी आई कि वो चाहते थे कि सुशील मोदी
डिप्टी सीएम बने, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और भाजपा की तरफ से दो नाम आए हैं, सम्राट चौधरी का है और सम्राट चौधरी और दूसरा विजय सिन्हा का है। लेकिन देखिए अब अगर हम लोग इतने दिनों से देख रहे हैं नीतीश कुमार की सरकार चाहे एनडीए में रहा हो या महागठबंधन के साथ रहा हो, बीते दिनों हम याद कर सकते हैं कि किस तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा उनके साथ उनकी तीखी बहस हो गई थी विधानसभा में। उसके अलावा जीतन राम मांझी से उनकी तीखी बहस हुई थी। उसके और सम्राट चौधरी जो हमेशा नीतीश कुमार को कोसते रहते थे। तो देखिए अब जो सरकार बनेगी और जो ये नेता विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी या जीतन राम मांझी, ये तीन आदमी के साथ नीतीश कुमार को एडजस्ट करना पड़ेगा। और ये एडजस्टमेंट कैसे होगा? क्या ये तीनों नेता फिर से नीतीश कुमार को एक मुख्यमंत्री के रूप में समझेंगे और उस तेवर में अब नरमी लाएंगे, या नीतीश कुमार के जो बॉडी लैंग्वेज उनके खिलाफ था वो क्या करेंगे? ये तमाम चीजों को लेकर के चर्चा हो रही है, क्योंकि सम्राट चौधरी जितना नीतीश कुमार को अध्यक्ष बनने, अपने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद जितना उन्होंने कोसा है, अगर सारे बाइट्स को सुना जाए तो ऐसा लगता नहीं है कि वही सम्राट चौधरी है जो आज नीतीश कुमार के साथ बैठ के अंदर समर्थन देने गए थे। वही विजय सिन्हा है जो नीतीश कुमार को हर बात के लिए कोसते रहते हैं, चाहे वो अपराध का विषय हो या चाहे विकास का विषय हो या किसी मसले पर वो नीतीश कुमार को बोलते रहे हैं। और यही कारण है कि विधानसभा में बिल्कुल राजीव, यही चीज सियासत की बड़ी अनोखी है कि जब सरकार आपके साथ तो तारीफ की जाती है और जब साथ छोड़ दिया जाता है तो उन्हें ही कोसना और उनकी ही कमियां खामियां जनता के सामने भर भर के रखी जाती है कि क्या क्या कमियां उन मंत्री और नेताओं में रही है। लेकिन जब उन मंत्री और नेताओं का साथ मिलता है, सरकार बनती है, तब उन्हीं मंत्री और नेताओं की खासियत भी नजर आने लगती है। यही सियासत की एक अनोखी चीज है। लेकिन जिस तरीके से बड़ा उलटफेर हुआ, इस उलटफेर के साथ ही इंडी अलायंस का अब क्या होगा? क्योंकि अगर देखा जाए इंडी अलायंस, नीतीश कुमार ने ही पहली बैठक बुलाई थी 23 जून को। देखिए बिल्कुल ये कह सकते हैं कि नीतीश कुमार के पासा पलटने से इंडी अलायंस को भी बड़ा गहरा झटका लगा है, क्योंकि सभी जानते हैं कि नीतीश कुमार ने ही इसकी पहल की थी। ये पूरे गठबंधन के सूत्रधार यही थे। लेकिन जो पटना में बैठक हुई थी 23 जून को, और उसके बाद जो बैठक कोई बेंगलोर में हुई, तीसरी बैठक मुंबई में हुई, वो दो बैठकों में जो जिस तरह से नीतीश कुमार वहां गए और अपेक्षा के अनुसार नीतीश कुमार को वो पोजीशन, वो महत्व नहीं मिला, उससे साफ लग रहा था कि इंडी गठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। और ये गठबंधन टूटने का एक बड़ा कारण ये भी माना जा रहा है, क्योंकि नीतीश कुमार ने कई दफा ये कहा था कि अगर लोकसभा का चुनाव जीतना है और भाजपा को हराना है तो रणनीति सही बनानी पड़ेगी। सीट शेयरिंग का मैटर जल्द सॉल्व करना चाहिए। नीतीश कुमार ने कहा था कि कांग्रेस की तरफ से आश्वासन दिया गया था कि अक्टूबर के माह में सीट शेयरिंग का मामला तय हो जाए, लेकिन उन्हीं के सहयोगी दल आरजेडी के राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद ने अभी हाल ही में करीब 15-20 दिन पहले उन्होंने कहा कि सीट शेयरिंग का मैटर कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें हड़बड़ी किस बात की है। तो उसी समय लग गया था कि नीतीश कुमार की विचारधारा अब महागठबंधन की विचारधारा से अलग हो रहा है। यानी नीतीश और लालू बिल्कुल अलग हो गए थे। हालांकि ऑफिशियली कोई स्वीकार नहीं कर रहा था, लेकिन यह कयास लगाया जा रहा था कि नीतीश कुमार किसी चीज पर अगर अड़ जाते हैं और जिद कर लेते हैं तो वही करते हैं। तो धीरे धीरे ऐसा लग रहा था कि वो सामान्य बात नहीं है। इसलिए इंडिया गठबंधन को नीतीश कुमार के हटने से बहुत बड़ा घाटा होगा, ये कह सकते हैं बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। बिल्कुल, झटका तो इंडिया अलायंस को लगने ही वाला है राजीव। और अब आपने अपने जवाब में आरजेडी का जिक्र किया, तो ऐसे में याद आया कि आरजेडी ने कल कहा था कि बिहार की सियासत में अभी खेला हुआ नहीं है, बड़ा खेला होना बाकी है। क्या समझा जाए, इस बयान के मायने क्या निकाले जाए जो आरजेडी की तरफ से ये बयान बीते दिन आया? तो राजीव से संपर्क टूट गया है। एक बार फिर संपर्क करने की कोशिश राजीव से करेंगे, लेकिन इस बीच बड़ी अपडेट आपको बता देते हैं।
शाम 5:30 बजे कैबिनेट बैठक बुलाई गई है। बैठक में कई अहम फैसलों को लेकर के चर्चा की जाएगी। साथ ही नई सरकार की कार्यशैली पर भी चर्चा संभव है। साथ ही आपको बता दें कि अब से कुछ ही देर बाद यानी कि शाम 5 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा, जिसमें नीतीश कुमार सीएम पद की शपथ लेंगे, 2 डिप्टी सीएम शपथ लेंगे, साथ ही 8 मंत्री भी मंत्री पद की शपथ लेंगे। जेपी नड्डा इस समारोह का हिस्सा होंगे। दिल्ली से पटना के लिए रवाना हो चुके हैं जेपी नड्डा। समारोह के बाद कैबिनेट बैठक, और कैबिनेट बैठक के बाद जानकारी मिल पा रही है कि शाम 6 या फिर 6:30 बजे के आसपास जेपी नड्डा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। तो देखिए, बिहार में एक बार फिर से महागठबंधन की सरकार गिरी है, और सरकार गिरने के बाद लालू की बेटी का भी बयान सामने आया है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर लिखा है, कूड़ा एक बार फिर कूड़ेदान में गया। दिल्ली से पटना के लिए रवाना हुए हैं जेपी नड्डा। पटना में शाम 6:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेंगे जेपी नड्डा। नीतीश कुमार 9वीं बार सीएम पद की शपथ लेंगे, और शपथ ग्रहण समारोह को लेकर के बिहार में तैयारियां चल रही है। दिल्ली से पटना के लिए जेपी नड्डा भी रवाना हो चुके हैं, शपथ ग्रहण समारोह का हिस्सा होंगे, और शपथ ग्रहण समारोह के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी जेपी नड्डा की तरफ से की जाएगी। 8वीं बार इस्तीफा नीतीश कुमार का, और 9वीं बार सीएम पद की शपथ लेंगे नीतीश कुमार। और जिस तरीके से बड़ा उलटफेर, इस उलटफेर को लेकर बयानबाजियों का दौर लगातार जारी है। लालू यादव की बेटी मीसा की तरफ से भी एक्स पर पोस्ट किया गया है, और एक्स पर पोस्ट करके लिखा गया है कि कूड़ा एक बार फिर से कूड़ेदान में गया। ये लालू की बेटी का ट्वीट आपको बता रही है। नीतीश कुमार को लेकर के ये पोस्ट लालू की बेटी ने किया है। इतना ही नहीं, लगातार बयानबाजी देखने को मिल रही है। बीते दिन आरजेडी की तरफ से कहा था कि अभी बिहार में खेला हुआ नहीं है, खेले की शुरुआत हुई है, खेला होना बाकी है। इस बयान को लेकर भी कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। तो उधर नीतीश कुमार ने भी इस्तीफा देने के बाद बड़ा बयान दिया और कहा कि महागठबंधन में कुछ ठीक नहीं चल रहा था, इसीलिए ये कदम उठाना पड़ा। तो एक बार फिर से नीतीश कुमार बीजेपी के साथ मिलकर बिहार में सरकार बनाने जा रहे हैं। 5 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा, जिसे लेकर के तैयारियां चल रही है। 9वीं बार सीएम पद की शपथ लेंगे, और शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए दिल्ली से पटना के लिए बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी रवाना हो चुके हैं। उसके बाद जेपी नड्डा की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जाएगी, और इस बीच ये भी जानकारी मिल पा रही है कि कैबिनेट बैठक भी बुलाई गई है। कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं, कई मुद्दों को लेकर के विचार विमर्श किया जा सकता है। साथ ही नई सरकार बनने जा रही है, नई सरकार की कार्यशैली पर भी चर्चा होगी कि किस तरीके से सरकार चलानी है, क्योंकि लोकसभा चुनाव नजदीक है। और चलिए अब सीधा आपको गोरखपुर लिए चलते हैं, सुनवाते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं। 2 करोड़ युवाओं को हम लोग इस योजना के साथ जोड़ेंगे, और आज मुझे प्रसन्नता है कि 20 लाख से अधिक युवाओं को अब तक हम टैबलेट अथवा स्मार्टफोन उपलब्ध करवा चुके हैं। और इसी क्रम में आज दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में 1000 छात्र छात्राओं को ये सुविधा उपलब्ध हो रही है। जिन्हें उपलब्ध हो रही है उनको मैं हृदय से बधाई देता हूं। जिन लोगों को अभी नहीं उपलब्ध हो पाया है वो इंतजार करें, उनको भी ये योजना उपलब्ध होगी। इसकी सबसे बड़ी खूबी क्या है? स्मार्टफोन और टैबलेट केवल आपके लिए, आपके कॉल करने के लिए, आपको मनोरंजन करने के लिए, एजुकेशन के लिए नहीं है। इससे भी आगे जाकर के आपको आत्मनिर्भर बनाने का एक सशक्त माध्यम बन सके, इसके लिए भी इसमें केंद्र और राज्य सरकार की वे सभी स्कीम आपको मिलेंगी जो एक युवा के लिए होनी चाहिए। ये हमारा सौभाग्य है
कि दुनिया के अंदर भारत एक ऐसा देश है जिसके अंदर सबसे ज्यादा युवा शक्ति निवास करती है, और भारत दुनिया के अंदर अकेले एक देश है जिसमें 56% आबादी जहां की कामकाजी आबादी है, जो कार्य करता है, मेहनत करता है, मेहनत कश है, युवा है। और ये हमारा सौभाग्य है कि भारत के अंदर उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसकी 58% आबादी कामकाजी है, मेहनती है, कार्य कर सकती है, वो अपनी प्रतिभा का लोहा बना सकती है। उसको डायरेक्शन की आवश्यकता है, उसे आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। उसे आगे बढ़ाने के क्रम में हम इस योजना को लेके आए हैं। थोड़ा सा प्रयास करें, परिणाम अपने आप आने लगते हैं। परिणाम लाने के लिए प्रयास करने की आवश्यकता है। मैं बार बार इस बात को सोचता हूं कि हमारे महाविद्यालय या विश्वविद्यालय या उच्च शिक्षण के संस्थान अपने आप में टापू बनकर के रह गए। वे शिक्षा और डिग्री और सर्टिफिकेट देने के केंद्र मात्र बन के रह गए। उनको उससे बाहर निकलना पड़ेगा। और सौभाग्य से कोरोना कालखंड में प्रधानमंत्री मोदी जी ने आपके लिए एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति दी। ये केवल आपको सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, डिग्री देने का एक माध्यम नहीं बनेगी केंद्र, बल्कि अब यहां से निकला हुआ कोई भी छात्र या छात्रा जब यहां से निकलेगा तो वह आत्मनिर्भर बनकर के निकलेगा, स्वावलंबी बनकर के निकलेगा, प्रावलंबी नहीं, दूसरों पर निर्भरता नहीं, बल्कि जब वो निकलेगा तो आत्मविश्वास से भरपूर होगा। प्रधानमंत्री मोदी जी ने क्या कहा था आपको? आजादी के अमृत महोत्सव के मुख्य संबोधन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी ने कुछ बातें कही। जब भी कोई संबोधन होता है, हमारे युवाओं को चाहिए कि कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों को नोट करें और नोट करके फिर उसको देखें, अगले दिन न्यूज़पेपर में देखें क्या है, इसका मतलब क्या है, ढूंढें, जानकारी लें। उन्होंने 5 बातें कही थी। उन्होंने कहा है आजादी का अमृत महोत्सव है। आजादी हमने अपनी आंखों से नहीं देखी, लेकिन आजादी के 75 वर्ष के समारोह में हम सहभागी बन रहे हैं। लेकिन यही हमारा केवल मंजिल, यही हमारी मंजिल नहीं है। मंजिल तो हमारी होनी चाहिए कि जब देश अपनी आजादी की शताब्दी महोत्सव मना रहा होगा 2047, तब हम कैसा भारत चाहते हैं। आपके लिए समय है। जो उम्र हमारी आज इस समय है, उस समय आपकी वह उम्र होगी, और तब कैसा भारत आपको चाहिए। उस भारत के लिए उन्होंने 5 पंचप्रण की बात की। वे पंचप्रण क्या थे? वे पंचप्रण हर भारतीय के लिए महत्वपूर्ण कि आत्मनिर्भर भारत के लिए कार्य करें। तो आप सभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुन रहे थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दीनदयाल विश्वविद्यालय पहुंचे थे, जहां पर 20 लाख छात्रों को टैबलेट वितरित किए। इस बीच दिल्ली से आ रही बड़ी खबर आपको बता दें, कालका मंदिर में जागरण के दौरान गिरा स्टेज गिरने से भगदड़ मची। भगदड़ में एक की जान चली गई, 17 गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। दिल्ली के कालका मंदिर में शनिवार को हुए देर रात जागरण में स्टेज गिर गया, जिसके बाद वहां पर भगदड़ मच गई। इस जागरण में सिंगर बी प्रैंक आए हुए थे, जिनको देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए थे। इस दौरान करीब 12:30 बजे का वक्त बताया जा रहा है, जब सिंगर ने मंच पर अपना प्रदर्शन शुरू किया, तभी मंच गिर गया और ये बड़ा हादसा हुआ। मंच गिरने से भगदड़ मच गई। मंच के एक साइड से गिरने की घटना ने सभी को चौंका दिया और सब लोग वहां से भागने लगे। अफरा तफरी का माहौल वहां पर हो गया। मंदिर प्रशासन और पुलिस ने लोगों को मंच के पास जाने से रोकने की कोशिश की, लेकिन उनकी सुनी नहीं गई और इस भगदड़ में 17 लोग बताए जा रहे हैं जो घायल हुए हैं। एक की जान भी चली गई है। तो शनिवार रात 12:30 बजे
ये दर्दनाक हादसा दिल्ली के कालका मंदिर में हुआ। और फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ।